सभी बच्चों को नमस्कार। यार बच्चों, अभी आपके पीछे विंटर वेकेशन था और उसके बाद सरकार के द्वारा घोषित अल्पकालीन लॉकडाउन लगाया गया था 1 तारीख से। तो ये आपके क्लासेस जो है फिर से स्कूल फिर से खुल गए हैं, लेकिन आप स्कूल में आए तो आप लोग जो हैं सोशल डिस्टेंस यानी 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसका जो है ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना है, अभी गया नहीं है। और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसका बहुत तेज़ी से फैलता है। और साथ ही मैं ये भी आपसे कहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया है और जिनकी एज 15 से 18 के बीच में है, तो वो शीघ्र से शीघ्र वैक्सीन जरूर लगा लें, क्योंकि ये हमारा सुरक्षा कवच है। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ अपने रूम में आपको चूंकि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपना मार्क्स हटा रहा हूँ। नहीं तो ये मार्क्स मैं कहीं भी इधर उधर जाते समय कहीं भी मैं इस मार्क्स को नहीं हटाता हूँ, तो आप ध्यान रखिए इस बात पर, ठीक है। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी व्यूअर्स का, अपने सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रभावपूर्ण मांग तथा इसके निर्धारक घटक, तत्व, कारक। अंग्रेजी में हम इनको फैक्टर कहते हैं, डिटरमिनेशन फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो देखिए, प्रोफेसर किन्स्के का जो रोजगार सिद्धांत है और जो कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में प्रकाशित किया है, जिसका नाम है जनरल थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। रोजगार का कहिए कि रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, हिंदी। जो J.M. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स, मैंने अभी आपको बताया था कि मार्शल के शिष्य हैं, और इनकी जो पुस्तक है उसमें रोजगार का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है, पूर्ण रोजगार का सिद्धांत, किन्स का रोजगार सिद्धांत, तो उसमें प्रभावपूर्ण मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभावपूर्ण मांग से क्या अभिप्राय है, इसके निर्धारक घटक कौन कौन से हैं, ये या प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण किस प्रकार होता है। प्रभावपूर्ण मांग से आप क्या समझते हैं, प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण किस प्रकार होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभावपूर्ण मांग यानी इफेक्टिव डिमांड, ये जो है दो तत्वों पर निर्भर करती है, समग्र मांग फलन अर्थात समग्र मांग क्रिया, और दूसरा जो तत्व है समग्र पूर्ति फलन अर्थात समग्र पूर्ति क्रिया। अब इसको हम अगर देखें तो हम इसको कहेंगे कुल मांग और कुल पूर्ति। क्या बोले, इसको क्या कहेंगे, कुल मांग, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कुल मांग, ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, कुल पूर्ति, ठीक है। और प्रभावपूर्ण मांग का जो बिंदु होगा वो कहां होगा, जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति फलन एक दूसरे को काटते हैं, वह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है। फिर से सुन लीजिए इस बात के लिए कि जिस बिंदु पर समग्र मांग फलन अर्थात कुल मांग और समग्र पूर्ति फलन अर्थात कुल पूर्ति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ठीक है। यानी एग्रीगेट का मतलब कुल
सप्लाई माने पूर्ति और एफ माने फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ये जो वक्र हैं एक दूसरे को काटते हैं अर्थात एक दूसरे के बराबर होते हैं, वह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है। आगे ना समझ में। अब हम आपको ये बताते हैं कि समग्र मांग फलन क्या है। समग्र मांग फलन उन राशियों की सारणी कहलाता है जिसे अर्थव्यवस्था के सभी साहसी रोजगार अर्थात उत्पादन के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने की आशा करते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। समग्र मांग फलन क्या है? उन राशि यानी कि विक्रय प्राप्तियां, वो विक्रय प्राप्तियां हैं या उन विक्रय प्राप्तियों की एक सारणी है, तालिका है, अनुसूची है, ठीक है, जिससे रोजगार के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी साहसी अपनी वस्तु को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं, ठीक है। और समग्र पूर्ति फलन क्या है कि ये उन मात्राओं की यानी उन राशियों की सारणी है जिसे अर्थव्यवस्था के सभी साहसी रोजगार के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी वस्तु को बेचकर अवश्य ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगर उन्हें ये राशि प्राप्त नहीं होगी तो वो उस रोजगार के स्तर को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये आपको मैं एक चीज और बता दूं, मैंने आपको मांग वक्र पढ़ाया है और जो मांग वक्र मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपने देखा होगा, ठीक है। वो मांग वक्र कैसा होता है, उसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसको सीमांत यानी सीमांत पहला क्रियाशील होता है, स्थानापन्न प्रभाव है, आय प्रभाव है ना, वस्तु के कई क्रेताओं की संख्या का बढ़ जाना है, वस्तु के विविध प्रयोग होना है, तो ये एग्जाम में आता है। आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिए इसको। तो जो मांग होता है, मांग वक्र कैसा होता है, इस तरीके से उसका ढाल होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। या फिर ये कहें कि वक्राकार हो सकता है, जैसे ये हमने बना दिया, ठीक है, लेकिन ढाल ऋणात्मक ही है, ये याद रखिए, ठीक है। ये मूल्य बढ़ता है, मांग कम होती है, ये आप देख सकते हैं उसमें। एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड जो फंक्शन एग्रीगेट जो होगा वो इस तरीके से ऊपर को चढ़ती हुई रेखा होती है, एडी, ठीक है, या इस प्रकार की रेखा होगी पत्रकार। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जैसे इसको ये जो हमने रेखा चित्र बनाया, इसकी अगर हम सारणी बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। देखिए, ये देखिए रोजगार, ठीक है, इसको आप ऑब्लिक उत्पादन लिख दीजिए, उत्पादन का स्तर, ठीक है। और यहां पर विक्रय प्राप्तियां दिखाइए, विक्रय प्राप्तियां, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको इधर लिख दीजिए, उसको उधर लिख दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर विक्रय प्राप्तियां 500 करोड़ हैं तो इस विक्रय प्राप्तियां जो कि प्राप्त होने की आशा है अर्थव्यवस्था के समस्त साहसियों को, 500 करोड़ रुपया अपनी वस्तु को बेचकर प्राप्त होने की आशा है, तो ऐसे उसमें वो मान लीजिए 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, दे सकते हैं, यानी 2 लाख 500 करोड़ रुपए की अगर उनको आय हो, 500 करोड़ रुपए यानी उनकी वस्तुओं की जो विक्रय प्राप्तियां हैं उनको 500 रुपए के बराबर, तो 2 लाख का रोजगार, 2 लाख रोजगार दे सकते हैं वो, ठीक है, 2 लाख रुपए के बराबर उत्पादन कर सकते हैं। अगर ये 1000 हो जाए तो वो 5 लाख के बराबर, ठीक है, 5 लाख। और यदि वो 1500 करोड़ हो जाए तो वो 7 लाख
लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो ये जो तालिका है ये समग्र मांग की तालिका है, और इसके अकॉर्डिंग यदि आप बनाएंगे तो यहाँ पे तो आप दिखा रहे हैं उत्पादन x1 x2 और यहाँ पे y1 y और y2, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको y कर देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर अर्थव्यवस्था के सभी साहसी रोजगार यानी कि उनको 500 करोड़ के बराबर उनकी विक्रय प्राप्तियां उन्हें मिलने की आशा हो, तो इस पर वह x1 के बराबर उत्पादन करेंगे या रोजगार दे सकते हैं। अगर उनकी विक्रय प्राप्तियां 1000 हो जाए, 1000 करोड़ रुपए के बराबर, तो वो OX के बराबर रोजगार दे सकते हैं। और यदि उनकी विक्रय प्राप्तियां 1500 करोड़ रुपए के बराबर हो जाए तो वो X2 के बराबर उत्पादन करेंगे या रोजगार दे सकते हैं। तो समग्र मांग उन राशियों की सारणी है जो अर्थव्यवस्था के सभी साहसी, ये सारणी है, यानी उन राशियों की सारणी, ये राशियां दे रखी हैं जो अर्थव्यवस्था के सभी साहसी रोजगार के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने की आशा करते हैं। समझ में आ गया होगा? इसको आप याद कर लीजिए, समग्र मांग किससे कहते हैं। अब हम समग्र पूर्ति की बात कर लें। अब देखिए ना, समग्र मांग फलन ये ऊपर को चढ़ता हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, उत्पादन में रोजगार की मात्रा बढ़ेगी, बिक्री प्राप्तियां बढ़ेंगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो बिक्री प्राप्ति भी बढ़ेगी। और ये जो वक्र है ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा, यानी एक सीमा के बाद ये नीचे की ओर भी गिरने लगेगा, ठीक है। तो ये समग्र मांग फलन हो गया, कुल मांग फलन हो गया, कुल मांग वक्र हो गया। अब हम देखते हैं कि समग्र पूर्ति फलन क्या है। तो समग्र पूर्ति फलन यानी उन मात्राओं की सारणी है, उन राशियों की सारणी है जिसे अर्थव्यवस्था के उद्यमी रोजगार के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी वस्तु की बिक्री से अवश्य प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वो राशि उनको प्राप्त नहीं होगी तो वो उस रोजगार के स्तर को प्रदान नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर अर्थव्यवस्था के साथियों को OY1 के बराबर अर्थात 300 करोड़ रुपए के बराबर विक्रय प्राप्तियां होंगी, तब वो OX1 के बराबर रोजगार दे सकेंगे। अगर उनकी विक्रय प्राप्तियां बढ़ जाएं और 900 करोड़ रुपए के बराबर हो जाएं, अर्थात OY के बराबर हो जाएं, तो इस स्तर पर वो कितना रोजगार दे पाएंगे? OX2 के बराबर रोजगार देंगे। तो ये राशि उनको प्राप्त होनी चाहिए इस रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए। यदि हमें OX3 के बराबर उत्पादन अथवा रोजगार चाहिए तो इस स्तर पर अर्थव्यवस्था के साथी 1200 करोड़ रुपए अपनी वस्तु को बेचकर प्राप्त करना चाहते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो वो रोजगार नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि कुल पूर्ति फलन या कुल पूर्ति क्रिया उन राशियों की सारणी है जिसे अर्थव्यवस्था के सभी साथी अपनी वस्तुओं को बेचकर अवश्य प्राप्त करना चाहते हैं। अब बात आती है प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण कहां पर होगा। ठीक है, जिस बिंदु पर समग्र मांग फलन को यानी एग्रीगेट डिमांड को समग्र पूर्ति क्रिया अर्थात समग्र पूर्ति फलन वक्र काटेगा, वह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होगा और वही रोजगार का बिंदु भी होगा। जैसे ये जो वक्र है, इस वक्र को मैं यहां से हटाकर ये यहां बना देता हूं ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये ASF हो गया और ये AB
एफ हो गया। अब ये दोनों वक्र कहाँ काट रहे हैं? इस बिंदु पर काट रहे हैं। इस बिंदु का नाम मैंने लिख दिया ई। ठीक है, ये जो ई बिंदु है ये समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन का संतुलन बिंदु है। और यानी विक्रय प्राप्ति कितनी? 1200 करोड़। और रोजगार का स्तर कितना होगा? OX3 होगा। इसके बाद रोजगार नहीं बढ़ेगा। यही जो बिंदु है इसी को हम पूर्ण रोजगार का बिंदु कहते हैं। पूर्ण रोजगार, ठीक है, पूर्ण रोजगार का बिंदु। यानी प्रभावपूर्ण मांग पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। प्रभावपूर्ण मांग दो तत्वों पर निर्भर करता है, समग्र मांग फलन, समग्र पूर्ति फलन। जहां पर समग्र मांग फलन समग्र पूर्ति फलन को काटता है वह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है, जो रोजगार के स्तर और उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करता है। दैट्स ऑल। तो मुझे लगता है कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थोड़ा और मेहनत के साथ इसको याद कर लीजिए। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, अगर किन्स का रोजगार सिद्धांत भी आता है तब भी किन्स के रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग और प्रभाव यानी कि पर निर्भर करेगा रोजगार। जिस बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु जो है वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर, पूर्ण रोजगार के स्तर पर प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु। ठीक है, आगे ये जो वीडियो है मैं विलंब से लाया हूँ, कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण और अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण। लेकिन चूंकि आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा है और मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, इस समय मैं चुनाव में ड्यूटी में हूँ, मैं इस आप विद्यालय में नहीं आ पा रहा हूँ, उसके लिए मेरी मजबूरी है, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। किंतु मेरा प्रयास फिर भी यही है कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाता रहूं। और आज जो ये मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप सब बच्चे बहुत अच्छे करके याद कर लीजिए। ये इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं क्वेश्चन को दोबारा से बोल रहा हूँ। प्रभावपूर्ण मांग से आप क्या समझते हैं? इसके निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? या प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण किस प्रकार होता है? और एक क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा सा उसके विषय में बोल देता हूँ। प्रभावपूर्ण मांग से आप क्या समझते हैं? प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार के स्तर में क्या संबंध है? प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। प्रभावपूर्ण मांग घटेगी, रोजगार घटेगा। ठीक है, यही संबंध है। जैसे जैसे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती चली जाती है, रोजगार, आय, उत्पादन का स्तर बढ़ता चला जाता है। और जब प्रभावपूर्ण मांग में कमी आती है तो रोजगार घटने लगता है। ठीक है, थैंक यू।